वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी अनुवाद के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप लोग जाते हैं तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होता है। तो हिंदी अनुवाद में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ख़ास करके आज का जो वीडियो है वो लिखित मॉडल पेपर को लेकर के है। तो लिखित मॉडल पेपर मतलब ये है कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मिश्रण एक प्रकार से आपको मिलेगा और उन प्रश्नों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार उन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है आपकी परीक्षा में अगर वो प्रश्न आ रहे हैं तो। हालांकि जिन प्रश्नों को मैं रखता हूँ वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले ही होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटना पड़ता है और इसीलिए इन प्रश्नों को मैं खुद लिखता हूँ, अपने हाथों से लिखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक प्रकार से अच्छा कंटेंट मिल सके और अपनी परीक्षा में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो आइए चर्चा करते हैं न्यू मॉडल पेपर के बारे में 2023 की परीक्षाओं के लिए हिंदी अनुवाद के, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स को बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। 100% आप मान करके चलो कि यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले होते हैं। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी, उसमें आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना होता है फोर्थ सेमेस्टर में। न्यू मॉडल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 3 टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक तो होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड आ से पूछे जाते हैं, जो कि एक होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि खंड बा से पूछे जाते हैं, और एक होता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि खंड सा से पूछे जाते हैं। तो जो खंड आ है जिससे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनकी संख्या 10 दी होती है। 10 के 10 प्रश्नों को अर्थात सभी प्रश्नों को करने अनिवार्य होते हैं इनमें, ठीक है। यानी 10 प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय के करने होते हैं। एक शब्द का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, कोई गिन करके नहीं लिखना होता है, मतलब कि 50 शब्दों से अधिक ना हो, ऐसा एक प्रकार से नियम होता है। 50 शब्दों के अंतर्गत आप एक प्रश्न का उत्तर अति लघु उत्तरीय का दें। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे उसके लिए, ठीक है। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैं बात करूं तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब आप जाते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो उसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 ही प्रश्न करने होते हैं, 3 प्रश्न आपको नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी 5 प्रश्नों को आपको करने होते हैं और 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 7 नंबर का एक प्रश्न होता है। और बात की जाए खंडसा की तो खंडसा में आपके जो है 4 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनमें 4 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में आपको लिखना होता है और उसके लिए आपको 10 अंक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 नंबर आपको खंड सा से प्राप्त होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, और 7 × 5 = 35 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं खंड बा से यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों से, और 20 नंबर आपको प्राप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय से। तो 20 और 20 आपका 40, 40 30 70 और 5 75 नंबर का पूर्णांक होता है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं हम। पहला सेक्शन यानी खंड आ, पहला प्रश्न, अनुवाद को परिभाषित कीजिए। बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद किसे कहते हैं, ये प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। अनुवाद किसे कहते हैं, बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। बताएं। अनुवाद को लेकर के एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है, बोर्ड पर मैंने पढ़ाया चैप्टर 1, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के बारे में मैंने तमाम प्रकार की चीज़ों को बताया। हालांकि यहाँ पर मैं अनुवाद के बारे में समझाऊंगा आपको। अनुवाद जो शब्द है ये खास करके इसका जो केंद्रीय शब्द है अनुवाद का वो है शब्द कौन सा, वाद शब्द, ठीक है। वाद शब्द जो बना है ये संस्कृत के वद धातु से बना। किससे बना है, वद धातु से बना है। और संस्कृत में वद का मतलब होता है बोलना या कहना, ठीक है। तो वद धातु से क्या बना, जो है वाद बना, और वाद का मतलब होता है कथन या कही गई बात, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, या फिर बोला गया विचार, या व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से बोला गया विचार या व्यक्त किया गया कोई विचार, वो होता है आपका अनुवाद, ठीक है। और खास करके और अनुवाद का मतलब होता है कथन या फिर पुनः कथन या किसी कही गई बात को फिर से कहना या दोहराना, वो होता है एक प्रकार से अनुवाद, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अनु माने होता है दोबारा और वाद माने होता है कहना। तो दोबारा से कहना, किसी कही हुई बात को दोबारा से कहना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुवाद। लेकिन आपसे परिभाषा पूछी गई है तो एक आध विद्वानों की परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी
अनुवाद की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था होती है और अनुवाद वह है, मतलब अनुवाद क्या है, भाषा तो ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है, लेकिन अनुवाद होता है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, यानी कि इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन जब कर देते हैं, एक प्रतीक के स्थान पर किसी दूसरे प्रतीक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अंग्रेजी में, मतलब हिंदी में लिखते हैं इसी आ को आ, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं ए, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, अनुवाद हो गया। अच्छा, इसी को लिप्यंतरण भी बोलते हैं कि भाई एक लिपि से दूसरी लिपि में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, एक अनुवाद तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है राम आम खाता है, तो राम आम खाता है की लिपि की आप हिंदी में ही लिख सकते हो, मतलब यानी देवनागरी लिपि में ही लिख सकते हो उसको। ठीक है, कि राम इज़ ईटिंग, यानी राम आम खाता है तो राम इज़ ईटिंग मैंगो, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मतलब कि राम ईट्स मैंगो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं RAM राम। ठीक है, और ईट्स को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिख करके ऐसे लिख सकते हैं राम, एक मिनट, ठीक है, आप लिख सकते हैं राम ईट्स, इस प्रकार से देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। लेकिन लिपियांतरण जो होता है, यही अंतर होता है लिपियांतरण और अनुवाद में, कि अनुवाद जो होता है ये एक भाषा का दूसरे भाषा में होता है। ठीक है, लेकिन लिपियांतरण का मतलब होता है कि लिपि भी चेंज हो जाती है भाषा और भावार्थों के साथ साथ। ठीक है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम यानी प्रतीक जो होते हैं, उसी के समतुल्य प्रतीक जो होते हैं, उन्हीं का सहज प्रयोग ही क्या बोलता है, आपका अनुवाद होता है। ठीक है, तो अनुवाद का मतलब क्या होता है, निकटतम समतुल्य और सहज प्रतीक का एक प्रकार से करना किसी स्थान पर। तो ये बताया भोलानाथ तिवारी जी ने। जबकि नायडा और टेलर कहते हैं कि ये विदेशी विद्वान है नायडा और टेलर, ये कहते हैं कि मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश भाषा को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। और संदेश की समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है, यह बात भी इन्होंने बताई। तो इसके अलावा डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा कहते हैं कि अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना होता है। यानी अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन, मतलब क्रिया होती है, ऑपरेशन संक्रिया होती है, कि इस संक्रिया के द्वारा क्या होता है, एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। जिस भाषा की पाठ्य सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उस भाषा को बोलते हैं स्रोत भाषा, ध्यान रखिएगा। और जिस भाषा में की जाती है उस भाषा को बोलते हैं कौन सी भाषा, लक्ष्य भाषा। क्या बोलते हैं, लक्ष्य भाषा, या इसी भाषा को लक्ष्य भाषा को बोल सकते हो आप, संवाहक भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अनुवाद के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया है शब्दकोश से आप क्या समझते हैं, यानी शब्दकोश किसे कहते हैं। शब्द माने शब्दकोश माने डिक्शनरी एक प्रकार से। ठीक है, तो शब्दकोश का सीधा सा मतलब क्या होता है, मतलब कि शब्दकोश माने होता है कि एक प्रकार से क्या बोलेंगे, शब्दकोश को बोलेंगे तमाम प्रकार के शब्द जहाँ इकट्ठा होते हैं। तो कई प्रकार के शब्दकोश होते हैं, कोशों के प्रकार को भी हम चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत कोश होता है, या व्यक्ति कोश, या पुस्तक कोश और भाषा कोश, 3 प्रकार के मुख्य रूप से कोश होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए शब्दकोश की, तो शब्दकोश क्या होता है, तो कोश के द्वारा शब्दों के रूप और अर्थ की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन के क्रम को जानने में सहायता मिलती है। और अनुवाद के क्षेत्र में खास करके शब्दकोशों की बड़ी भूमिका होती है। और हिंदी भाषा में भी कोश और कोश शब्द का मतलब कोश शब्द जो है शब्दकोश तथा खजाना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कोश माने होता है खजाना और शब्द माने होता है शब्द, तो शब्दों का खजाना बोल सकते हो आप शब्दकोश को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन 20वीं शताब्दी के 20 तक आते आते कोश शब्द का प्रयोग शब्दकोश के रूप में होने लगा। कोश का प्रयोग खजाना के लिए रूढ़ हो गया और शब्दकोश की अनेक परिभाषाएं विद्वानों ने दी। शब्दकोश के बारे में कहा, जैसे कि अगर बात की जाए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, तो इसके अनुसार बताया गया कोश के बारे में कि कोश एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में लिखे होते हैं या किसी दूसरी भाषा में लिखे होते हैं। सामान्यतः वर्ण अनुक्रम से लिखे होते हैं। वर्णाक्रम का मतलब होता है कि जैसे ए से लिखा है तो ए पूरा, यानी कि अगर आ से लिखा है तो आ पूरा, जितने शब्द होते हैं आ से सारे शब्द उसमें लिखे होते हैं। फिर जो है आ के बाद में बड़ा आ से, ठीक है, फिर इसी प्रकार से फिर ई से, फिर बड़ी ई से, इस प्रकार से सारे चीनी शब्दकोश जो होते हैं, चाहे अगर अंग्रेजी की बात की तो A B C D, इस प्रकार से एक वर्ण के अनुक्रम में लिखे हुए होते हैं।
और उस भाषा के संपूर्ण जो है शब्द जो होते हैं वो अधिकतर शब्द लिखे हुए होते हैं। तो ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बताया गया कि कोश एक पुस्तक होती है, एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ को या तो उसी भाषा में लिखा जाता है या किसी दूसरी भाषा में वर्ण के अनुक्रम में लिखा जाता है, और प्रायः शब्दों के उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति और प्रयोग, इन सभी का विवरण भी दिया होता है। यानी कोई शब्द लिखा है डिक्शनरी में, शब्दकोश में, तो उस शब्द से रिलेटेड कि भाई ये शब्द नाउन है या प्रोनाउन है या एक प्रकार से ये विशेषण है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं और उस शब्द के बारे में पूरा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई पूरा चीज़ लिखी रहती है, ठीक है। तो ये होता है आपका शब्दकोश। जबकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो है परिभाषा दी गई कोश के बारे में, शब्दकोश के बारे में कहा गया कि कोश वह पुस्तक होती है जिसमें सामान्यतया वर्णानुक्रम से यानी कि वर्ण के अनुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा विशेष या फिर लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है, तो होता है आपका शब्दकोश। मानक हिंदी कोश के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई कोश की, कहा गया कि कोश वह ग्रंथ होता है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए होते हैं और उनके आगे अर्थ भी दिए होते हैं, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ और शब्द का विवरण भी दिया होता है। तो इस प्रकार से ये पुस्तक होती है शब्दकोश। समझ में आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिथक क्या है? मिथक किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिथक जो है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मिथक जो शब्द है ये एक प्रकार से किससे बना है? मिथक शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मिथ शब्द से बना हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है मिथ, उसी से बना हुआ है और हिंदी में इसका रूपांतरण किया गया है। खास करके हिंदी में पर्यायवाची शब्द माना जाता है मिथक को, मिथ का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये यूनानी भाषा के माइथास शब्द से हुई। किससे हुई है? माइथास शब्द से हुई है। माइथास शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? माइथास शब्द से उत्पत्ति हुई मिथ की, और मिथ से क्या बन गया आपका हिंदी में? मिथक बन गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। माइथास का मतलब क्या होता है? आप्त वचन। आप्त वचन मतलब या मौखिक कथा जिसको आप बोलते हैं उसी को बोलते हैं आपका मिथ या माइथस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी कथा जिसे कहने और सुनने वाले इसे सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी तथ्य मानते हैं, उसको हम मिथक कहते हैं। मिथ शब्द का खास करके विपरीत आर्थक जो शब्द होता है उसको बोलते हैं लोगोस। लोगोस या लोगास, ठीक है, यूनानी भाषा में। तो लोगास की बात की, लोगास माने शास्त्र या विज्ञान या तर्क जिसको आप बोलते हैं। तो एक तरफ मिथ होता है, एक तरफ तर्क होता है। मिथ माने होता है कहीं सुनी बातें या जो एक प्रकार से किंवदंतियाँ बहुत सारी होती हैं। गांव वगैरह में बहुत सारी कथाएं, दंत कथाएं प्रचलित होती हैं, तो वही सारी दंत कथाएं, किंवदंतियाँ, ठीक है, ये कहीं सुनी बातें जो होती है इसी को मिथ बोलते हैं। मिथ में एक प्रकार जैसे हिंदी में बहुत मिथ का प्रयोग होता है, मिथकों का प्रयोग होता है, खास करके हिंदी रचनाओं में आप देखिएगा, द्विवेदी युग के रचनाओं में या प्राचीन काल की रचनाओं में आप देखते हैं, खास करके आदिकालीन काव्य में मिथकों का प्रयोग खूब किया गया। मिथक का प्रयोग मतलब कि एक तोता दूसरे, मतलब तोता और मैना जो है या तोता जो है हस्बैंड वाइफ जो होते हैं तोता, वो आपस में बात करते रहते हैं, एक कथा को कहते हैं, वो कुछ सुनता है फिर दूसरा कथा। इस प्रकार से जो आज के डेट में संभव नहीं हो पा रहा है, विज्ञान उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उन चीज़ों को मिथक बताया जा रहा है। खास करके जो भारतीय धर्म ग्रंथों में, पुराणों में जो जिस प्रकार की कथाएं हैं, उन कथाओं में जो सुगा सुगी का वाक्य है आप देखते हैं, या काकभुसुंडी जी कथा सुनाते हैं, कौवा का रूप है उनका, सुखदेव स्वामी जो एक प्रकार से तोता है, सुग्गा का रूप है उनका, उनका मुंह जो है प्रकार से तोते का है और बाकी शरीर जो है मनुष्य का है। इसी प्रकार से काकभुसुंडी जी हैं, कौवे का उनका मुख है, ठीक है, शरीर उनका मनुष्य का है काकभुसुंडी जी का। इसी प्रकार से लोमस ऋषि है, लोमड़ी जैसा उनका मुंह है, ठीक है। तो ये सब कथा कहते हैं और सभी लोग सुनते हैं, ठीक है, सभी लोगों को सुनाते हैं। तो लोमस ऋषि हो गए, कुंभन और तमाम प्रकार के, वैसे तो मैं 3 आपको बता दिया। तो ये सब होता है मिथक, लोग बताते हैं कि भाई ये मिथक है, ठीक है, कि कहीं सुनी बातें जो है। लेकिन मिथक की अगर बात की जाए तो खास करके इसका विपरीत शब्द होता है लोगास, यानी जिसको तर्क या विज्ञान कहते हैं। मिथक जो है संस्कृत का प्रमाणिक शब्द नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग संस्कृत का शब्द बताते हैं मिथक को, लेकिन मिथक संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत के मिथ शब्द के साथ कर्तावाचक का प्रत्यय को जोड़ने से ही इसकी निर्मिति हुई है और विद्वानों को, खास करके मिथकों को विद्वानों ने अपने अनुसार जो है बांटा है, उसका एक प्रकार से वर्गीकरण किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं A.G. गार्डनर, उनके द्वारा विभाजन किया गया मिथकों का।
उन्होंने एक प्रकार से 12 श्रेणियों में बांटा है मिथक को। ठीक है, जैसे पहला मिथक उन्होंने बताया, किसने भाई, मिथकों के कई प्रकार बताए हैं कि उनका नाम है पाश्चात्य काव्यशास्त्री है एजी गार्डनर। वो पहला बताते हैं मिथक कौन है, ऋतु परिवर्तन के संदर्भ में जो मिथक होते हैं वो। दूसरा, विशिष्ट प्राकृतिक संदर्भों में कुछ मिथक होते हैं। तीसरा बताया उन्होंने प्राकृतिक मिथक। चौथा बताया सृष्टि जन्म संबंधी मिथक। पांचवा मिथक बताया देवत्व संबंधी मिथक। छठा मिथक बताया प्राणी जन्म संबंधी मिथक। सातवां मिथक बताया जीव के आवागमन संबंधी मिथक। आठवां मिथक जो होता है धीर उदात्त एवं वीर नायकों संबंधी मिथक जो है एक प्रकार से मिथक। और नौवां मिथक बताया इन्होंने सामाजिक क्रियाकलापों संस्थाओं इन सभी से रिलेटेड मिथक। और 10वां मिथक बताया इन्होंने खास करके एजी गार्डनर ने बताया सामाजिक मृत्यु के बाद में जो आत्मा खास करके होती है, आत्मा की स्थिति का मिथक बताया। सामाजिक क्रियाकलापों संस्थाओं किससे रिलेटेड मिथक बताया। तो इस प्रकार से मिथकों के कई प्रकार इन्होंने बताए। ये बात ध्यान रखिए, किसने जो है उनका क्या नाम है भाई, एजी गार्डनर महोदय ने। तो ये मिथक के प्रकार है। कुल मिलाकर के मिथ का मतलब होता है एक प्रकार से एक कथा जो कि प्रचलित है और किसी ने कहा है उसको। ठीक है, तो ये होता है। जैसे पुराणों की कथाएं बहुत सारे आपको मिलेंगी। आदिकालीन साहित्य में ऐसा, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में तमाम प्रकार के आप देखिएगा मिथकों का प्रयोग। बौद्ध धर्म में तो खूब मिथक है। इसी प्रकार से जैन धर्म में, हिंदू धर्म में भी मिथकों का प्रयोग है। मुस्लिम धर्म में भी मिथकों का प्रयोग आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रकार से जो संभव नहीं होता विज्ञान की दृष्टि से, या आज जो संभव नहीं है उसको मिथक कहा गया। चूँकि सुगा सुगी के माध्यम से कथाओं को कहना या अन्य कई प्रकार के मिथक हो सकते हैं, मैंने आपको बताया भी। आगे समझते हैं। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परिभाषिक शब्दावली क्या है भाई। परिभाषिक शब्दावली मतलब होता है शब्दों की वह व्यवस्था जिसकी किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि या प्रकृति के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित ज्ञान विज्ञान को शाखा में प्रवीण व्यक्ति के लिए विशेष महत्ता होती है, इसकी खास करके परिभाषिक शब्दावलियों की। और चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में एक प्रकार से इसके बारे में कहा गया है। ऐसी बात बताई गई है। कुल मिलाकर के अगर देखिए परिभाषिक शब्दावलियों की, तो ऐसे शब्द जो कि एक प्रकार से सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा दी जा सकती है, ऐसे शब्द जो कि जटिल शब्द होते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों से परिभाषित शब्द निकलते हैं। आपको पता होगा वैज्ञानिक क्षेत्रों से परिभाषित शब्द होते हैं, समाजशास्त्र में बहुत सारे जो है वैज्ञानिक शब्द होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में होते हैं, हिंदी में बहुत सारे, तो हिंदी में तो बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक क्षेत्रों में, कंप्यूटर के क्षेत्रों में, कानूनी क्षेत्रों में बहुत सारे विधिक शब्दों का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे समाजशास्त्र में आप देखते हैं समाज खुद में एक परिभाषित शब्द है। समाज के अलावा और भी परिभाषित शब्द बहुत सारे हैं, जैसे कि समुदाय हो गया, आपका समिति हो गई, संस्था हो गया। ये सारे शब्द अपने आप में परिभाषिक हैं। अनुवाद शब्द भी परिभाषिक शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये सब परिभाषिक शब्द है। तो परिभाषिक शब्दावली सामान्य भाषा से भिन्न होती है। परिभाषिक शब्द विशेषज्ञों और टेक्नीशियनों द्वारा अंगीकृत होती है, अनुकूलित होती है और आविष्कृत शब्द होता है, और इन शब्दों से उन्हें अपने विचारों को प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है तथा विचार को सटीक अभिव्यक्ति भी मिलती है इन शब्दों के माध्यम से। डॉक्टर रविंद्र नाथ श्रीवास्तव जी परिभाषिक शब्दावलियों की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक शब्द या शब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त व्यवस्था होती है, और वैज्ञानिक विचारों और अन्वेषणों का भारत में पश्चिम से प्रवाह हो रहा है, और जिसके भारतीय भाषाओं में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। आपको पता होगा परिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं, और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न विषयों के कोषों का निर्माण किया गया है। हिंदी में इस कार्य को काशी नगरी प्रचारी सभा ने किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया, गुरुकुल कांगड़ी ने किया, भारतीय भाषा परिषद ने किया, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किया, हिंदुस्तानी प्रचार सभा ने ऐसा काम किया, डॉक्टर सुख संपत्ति राय भंडारी, डॉक्टर रघुवीर और भारत सरकार के द्वारा ऐसे काम बहुत सारे किए गए, जिसके कारण से हिंदी के शब्दकोश को बढ़ावा मिला और परिभाषिक शब्दावलियाँ विभिन्न क्षेत्रों से सामने आई। ठीक है, तो ये परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अनुवाद में पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं। पुनरीक्षण का मतलब होता है, पुनरीक्षण माने होता है दोबारा से जांचना। तो अनुवाद में पुनरीक्षण का सीधा सा मतलब होता है, मैं आपको बताऊं, पुनरीक्षण जो शब्द है, पुनरीक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है पुनः है और दूसरा शब्द है ईक्षण। ठीक है, तो पुनः प्लस ईक्षण, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है पुनरीक्षण शब्द। पुनः मतलब क्या होता है, पुनः माने क्या होता है, फिर से। ठीक है, और ईक्षण माने होता है देखना। तो पुनः माने क्या होता है, दोबारा या फिर से, और ईक्षण माने क्या होता है, देखना। किंतु हिंदी में अब इस शब्द का प्रयोग अनुवाद के संशोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, किंतु आप देखिएगा, मतलब यह है इसका कि कोई व्यक्ति अनुवाद करके अपने अनुवाद को एक बार देख चुका है और दूसरा व्यक्ति जब दोबारा से उस अनुवाद को देखता है, पढ़ता है, समझता है और फिर जांच करके उसको एक प्रकार से कहता है कि भाई हाँ ठीक है, तो उस व्यक्ति को पुनरीक्षक कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बेटर बोलते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो होता है उसी को बोलते हैं पुनरीक्षक, या उसको फिर से देखता है, तो इसी क्रिया को अनुवाद में खास करके पुनरीक्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, पुनः देखना, दोबारा से देखना, खुद नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति देखिए, आपने अनुवाद कर दिया, दूसरा व्यक्ति उसको जांचे परखे कि भाई कैसा आपने अनुवाद किया। तो अनुवाद एक भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अनुभूतियों का दूसरी भाषा में सन्निकट अभिव्यक्ति के रूप में सजीव प्रस्तुतिकरण होता है अनुवाद। और इसी प्रस्तुतिकरण में मूल अर्थ और भाव क्या था, एक प्रकार से लक्ष्य भाषा, मूल भाषा का, और लक्ष्य भाषा में भाव क्या है, संवेदनाएं क्या थी, क्या हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा था, क्या है, वो सारी चीज़ों को चेक करता है। ठीक है, तो एक प्रकार से यही होता है आपका पुनरीक्षण। पुनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है कि पुनरीक्षण अनुवाद प्रक्रिया का व्यवहारिक दृष्टि से अगला एवं अंतिम चरण होता है। अर्थात अनुवाद कार्य के 3 चरण, खास करके तीनों चरण, जैसे 3 चरण कौन से होते हैं अनुवाद के, एक तो विश्लेषण, एक अंतरण और एक पुनर्गठन। ठीक है, नायडा ने बताया है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जब 3 चरण संपन्न हो जाते हैं उसके बाद में उसे परिशुद्ध करने का काम अपेक्षित होता है कि भाई ये विश्लेषण भी हो गया, अंतरण भी हो गया और पुनर्गठन भी हो गया। इसके बाद में फिर इसमें कोई अगर शुद्धियाँ नहीं आ पा रही तो उन्हीं शुद्धियों को देखने के लिए, उनको जांच के लिए पुनरीक्षक की आवश्यकता होती है। तो अनुवाद कार्य का संशोधन करने के लिए पुनरीक्षण किया जाता है, ताकि अगर अनुवाद में कोई गड़बड़ी हो तो उसमें कुछ काट छांट की जा सके। ठीक है, तो ये होता है पुनरीक्षण अनुवाद में। ओके, इसी प्रकार से अनुवाद का मूल्यांकन भी होता है और भी चीज़ें होती है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर पर देखिएगा, अनुवाद समीक्षा क्या होती है। अनुवाद समीक्षा की बात की जाए तो अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष होता है अनुवाद सिद्धांत। अनुवाद समीक्षा जो होता है ये अनुवाद सिद्धांत का अनुप्रयोगात्मक पक्ष होता है। और अनुवाद समीक्षा का मतलब होता है मूल भाषा पाठ की तुलना में जो अनुदित पाठ है उसमें जो गुण और दोष होते हैं उनको निपटारा करना, उनको ख़त्म करना, उनका विवेचन करना। अर्थात जो आपकी मूल भाषा थी, मूल भाषा में कोई मतलब नहीं, मूल भाषा में जो विचार दिया गया है उस विचार से छेड़खानी नहीं करने का मतलब होता है समीक्षा में। यानी मूल भाषा जो लक्ष्य भाषा में अनुवाद हो गया, अब लक्ष्य भाषा में जो है देखा जाता है कि भाई ये एक प्रकार से क्या है, जो अनुदित पाठ है यानी जो लक्ष्य भाषा की गई है इसमें क्या गुण है और क्या दोष हैं, इन्हीं को एक प्रकार से डिनोट करना, इन्हीं गुण दोषों को बताना, लक्ष्य भाषा के गुण दोषों को बताना, अनुदित विषय के गुण दोषों को बताना, यह विवेचन एक प्रकार से समीक्षा कहलाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यह विवेचन समीक्षक के स्वेच्छाचार से नहीं होता है बल्कि अनुवाद सिद्धांत की मान्यताओं से अनुशासित होता है, ये समीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, इसके खास करके कई उद्देश्य भी होते हैं अनुवाद में, खास करके समीक्षा की। पहला उद्देश्य होता है, इससे क्या होता है भाई, इससे अनुवाद कार्य के स्तर को उच्च करने में सहायता मिलती है। अनुदित पाठ के गुण दोष विवेचन से अनुवाद कार्य की त्रुटियों का ज्ञान होता है जिन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है और इसके फलस्वरूप अनुवाद कार्य के स्तर में सुधार होता है। दूसरा उद्देश्य होता है अनुवाद समीक्षा का कि इससे अनुवादों के समक्ष श्रेष्ठ अनुवाद का मानक उपस्थित होता है। गुण दोष विवेचन के उपरांत सुधरे हुए अनुवाद को अनुवादक अपना आदर्श मान करके अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। तो एक प्रकार से ये गुण और दोष दोनों को बताता है पुनरीक्षण, जो मतलब जो पुनरीक्षण होता है वो कमियों को केवल बताता है दोबारा से चेक करके, लेकिन जो समीक्षा होती है अनुवाद की वो एक प्रकार से जो अनुदित पाठ होता है यानी कि
जिसमें अनुवाद किया गया, आपने जो अनुवाद आपका किया है आपने, उस अनुवाद के गुण और दोष दोनों को बताता, ताकि आप अपने अंदर के टैलेंट को जान पाएँ कि भाई हमारा अनुवाद सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्या गलत है, सारी चीज़ें पता चलती है उससे। तीसरी बात यह है कि अनुवाद समीक्षा से विशिष्ट कालखंड में और विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में अनुवाद संबंधी विचारों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये कई प्रकार के उद्देश्यों से लसोलय से अनुवाद समीक्षा, और इसका बड़ा महत्व भी है। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक अनुवाद से क्या आशय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद की बात की जाए तो प्रशासन से रिलेटेड जो अनुवाद होता है उसी को प्रशासनिक अनुवाद कहते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में आप देखिएगा, अर्थशास्त्र हो गया, वाणिज्य हो गया, बैंकिंग है, इन सभी क्षेत्रों में भारी विस्तार हुआ है, अधिक विस्तार हुआ है। और अब व्यक्ति और समाज ही नहीं बल्कि प्रत्येक देश की सरकार के कार्यकलाप का भी एक बड़ा हिस्सा अर्थ जगत से संबंध रखता है। और इसके अलावा परिवहन के साधन जैसे जैसे द्रुत तथा कुशल होते जाते हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का वैविध्य और परिमाण बढ़ता जाता है। और बैंकिंग तो वाणिज्य का अनुगामी ही है। तो एक प्रकार से आप देखिएगा, तीनों क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ जो ऊपर हमने बताया आपको, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और बैंकिंग, इन तीनों क्षेत्रों के विस्तार के साथ साथ उनसे संबंध साहित्य में भी खूब वृद्धि हुई है। और आप देखिएगा साहित्य में अनुवाद का दबदबा भी बढ़ा है, प्रशासनिक क्षेत्रों में तो है ही। तो आप देखिएगा कि प्रशासनिक क्षेत्रों में जो अनुवाद है, इसमें आप देखिएगा प्रशासन के मामलों में आप देखते हैं लगातार कई प्रकार के शब्द होते हैं, उनका प्रकार मतलब जो है प्रशासन में अनुवाद किया जाता है। प्रशासनिक मामला जरूरी नहीं कि भाई किसी कानून से ही रिलेटेड है, या तो ये कई मामलों में प्रशासनिक सेवा हो सकती है। बैंक में भी प्रशासन होता है, वाणिज्य में होता है, अर्थशास्त्र में होता है। प्रशासन माने होता है चलाना, ठीक है, शासन करना। अब जो इसे थाना में आप देखते हैं बड़ा अधिकारी होता है, तो कर्मचारियों को एक प्रकार से बताता है कि भाई तुमको ये करना वो करना है। इसी प्रकार से बैंक में भी एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी एक प्रकार से जो होते हैं वो एक प्रकार से बताते हैं। और जो अनुवाद होता है, खास करके मैं आपको बताऊं तो अर्थशास्त्रीय और वाणिज्यिक विषयक साहित्य के अनुवाद का प्रश्न है वो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। और पारिभाषिक शब्दावलियों का अनुवाद एक प्रकार से हूबहू भी हो जाता है और लोगों को पता भी चल जाता है। तो खास करके जो प्रशासनिक अनुवाद है ये 3-4 क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ता है। और अनुवाद ये यही होता है प्रशासन के क्षेत्रों में होने वाला। प्रशासन हर एक क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बैंकिंग साहित्य के अनुवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बैंक से रिलेटेड जो अनुवाद होता है, खास करके विधि साहित्य के अनुवाद का प्रसंग वस्तुतः भारतीय संविधान के राजभाषा विषयक उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रसंग है। 26 जनवरी 1950 को आप देखते हैं भारत जो है वो आज़ाद हुआ, मतलब भारत का संविधान लागू हुआ था, आज़ाद 1947 में हुआ था। तो भारत राष्ट्र द्वारा अंगीकृत जो संविधान है इसी दिन 26 जनवरी की डेट को ही पूर्ण रूप से लागू हुआ था। राजभाषा विषयक व्यवस्थाओं के परिपालन के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 1952, 1955 और 1960 में विशेष आदेश भी जारी किए थे हिंदी को लेकर के। और 1952 के आदेश के द्वारा राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत किया था कि भाई हिंदी भाषा का प्रयोग करें और देवनागरी लिपि में उसको लिखने का प्रयास करें। राज, काज और विधायन की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग तथा प्रचार को विशेष बल मिला। प्रशासनिक शब्दावली और पदनामों आदि के हिंदी समानक स्थिर किए गए। विधि विषयक शब्दावली के रूप का निर्धारण किया गया, उसको सुनिश्चित किया गया। सुनियोजित तरीके से हिंदी में एक प्रकार से जो शब्द नहीं थे उन शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रशासनिक और विधि साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था की गई। और इन सब के परिणाम स्वरूप सामने आने वाली यह वस्तु की स्थिति कुछ कम संतोषप्रद नहीं है कि हिंदी भाषा राज्य प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग में सक्रिय रूप रुचि लेने लगे हैं। और केंद्रीय सरकार भी इसे और अधिक से अधिक ध्यान दे रही है इस समय। और आप देखते हैं कभी वकील और जज का भी बहस छिड़ी हुई थी इन मुद्दों पर, ठीक है। इसी मुद्दे पर खास करके वकील कह रहा था कि मैं हिंदी में बोलूँगा और जज कह रहा था अंग्रेजी में बोलो, ठीक है। तो कह रहा था कि मैं नहीं देखूंगा तुम्हारा केस, तो वकील ने कहा नहीं देखना पड़ेगा। और जज ने एक प्रकार से क्या देखना तो पड़ेगा, बिल्कुल भाई भाषा कोई माध्यम है, भाषा तो भाई माध्यम है विचारों का। अब जरूरी है वो अंग्रेजी में दे, हिंदी में दे, चाहे अंग्रेजी में दे चाहे हिंदी में दे, आपका कर्तव्य है उसको समझना, ठीक है। चूँकि भाषा हिंदी भारत में रह करके आप हिंदी को नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से फिर तो हिंदी के साथ क्या होगी, नाइंसाफ़ी होगी। तो बैंकिंग साहित्य में भी आप देखते हैं कि हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है।
और हर एक क्षेत्रों में आप देखिएगा जो है हिंदी का प्रयोग हुआ है। और ख़ास करके आप देखेंगे प्रशासनिक मामलों में और बैंकिंग मामलों में, इन सभी में आप देखिएगा हिंदी अनुवाद होता रहा है। तो कुल मिलाकर के हिंदी अनुवाद की अगर बात की जाए तो राजकाज और विधान की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। सरकारें आज बल दे रही है प्रशासनिक मामलों में। इसी प्रकार से बैंक के क्षेत्र में आप देखते हैं कि वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, बैंकिंग के क्षेत्रों में भारी विस्तार हुआ है। और आज देखते हैं कि सरकारी क्रियाकलाप भी उसका बड़ा हिस्सा अर्थशास्त्र से संबंधित रहा है। और इसके अलावा परिवहन के साधन में आप देखते हैं कई प्रकार की चीज़ें हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का वैविध्य परिमाण बढ़ता जाता है और बैंकिंग तो वाणिज्य का ही अनुगामी है। और इसीलिए आप देखते हैं जो है बैंकिंग साहित्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अनुवाद। और इसी प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से भी, प्रशासन में आपको पता होगा, हमने बताया भी आपको शुरुआत में भी और इस समय भी बताया। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग साहित्य से रिलेटेड जो साहित्य में अनुवाद होता है, बैंक में आप देखते हैं बैंक की शब्दावलियाँ अलग होती हैं, बैंकिंग शब्दावलियाँ, प्रशासनिक शब्दावलियाँ अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है थियारस का क्या अर्थ है। थियारस किसे कहते हैं? तो ये प्रशासनिक अनुवाद समझ गए ना कि प्रशासन के क्षेत्रों में होने वाला अनुवाद, बैंकिंग साहित्य का अनुवाद तो बैंक के क्षेत्र में होने वाला अनुवाद, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लगातार आप देख रहे पढ़ रहा है तो लगातार अनुवाद की भी व्यवस्था हो रही है। अनुवाद का मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप बना करके भी लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, थियारस का क्या अर्थ? थियारस का क्या मतलब होता है? तो इसे थियारस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई ये थियारस? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ख़ास करके इसका मतलब होता है शब्दों का भंडार या कोश या संग्रह। थियारस को ये कई नाम हम दे सकते हैं। थियारस वैसे ग्रीक भाषा का शब्द है। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में थियारस की अवधारणा जो है 1950 में देखी जा सकती है। हेलेन ब्राउन्स महोदय ने 1957 ईस्वी में वर्गीकरण पर आयोजित डार्किंग सम्मेलन 14 मई को हुआ था 1957 ईस्वी में। और उसी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए किया था। थियारस शब्द का प्रयोग, तब से ही इसका प्रयोग अनुक्रमणीकरण की भाषा एवं प्रक्रिया में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा। और आज थियारस शब्द अनेक परिप्रेक्ष्यों में परिवर्तित कर दिया गया है, इसमें पर्याप्त सुविधा मिलती है। तो इस प्रकार से थियारस जो शब्दकोश है, थियारस शब्दकोश का एक पर्यायवाची शब्द आप मान सकते हैं। और दूसरा नाम भी इसी परिप्रेक्ष्य में है, इसको हम विशिष्ट शब्द सूची भी कह सकते हैं थियारस को, हिंदी में अगर बोले तो इसको लेकर के कई सारे, देखिए पहली बात तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसकी परिभाषा दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। थियारस को खजाना कहा गया है, ज्ञान का भंडार कहा गया है, या भंडार गृह कहा गया है, शब्दकोश, विश्वकोश, ये सभी कहा जाता है थियारस को ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ए रायजादा थियारस के बारे में कहते हैं कि जो है पदों, मतलब खास करके अर्थगत पदों, थियारस जो है ये अर्थगत संबंधित पदों, खास करके किसी की सक्रिय नियंत्रित शब्दावली होती है जो ज्ञान की किसी विशेष अधिकार क्षेत्र का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर के जो शब्दकोश मैंने बताया था वही होता है थियारस का भी मतलब। तो आपको चौंकाने के लिए पूछ सकता है भाषिक कोश, ठीक है, या थियारस, यही होता है आपका विश्वकोश, ठीक है, ओके, विश्वकोश या ज्ञान कोश, यही सब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिपियांतरण क्या है? लिपियांतरण का मतलब क्या होता है? लिपि का अंतरण मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। लिपियांतरण जो होता है खास करके ये क्या होता है भाई? तो किसी एक लेखन पद्धति में लिखे जाने वाले जो शब्द या पाठ होते हैं उनको किसी अन्य लेखन पद्धति में लिखने की जो कला होती है उसी को लिपियांतरण बोलते हैं। और लिपियांतरण की बात की जाए तो इसको लेकर के खास करके लिपियांतरण के लिए नियमों का एक समुच्चय निर्धारित किया गया होता है। और ये नियम खास करके दो बातों का ध्यान रख करके बनाए थे। पहली तो लिपियांतरण पाठ से पुनः मूल पाठ बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सके। दूसरी बात, नियम सरल और सहज हो ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इन्हें याद करके इनका आसानी से व्यवहार कर सके। लिपियांतरण के दो मुख्य बातें होती हैं और ख़ास करके लिपियांतरण की उपयोगिता भी है आज जीवन में, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, चूँकि लिपियांतरण जो है अनुवाद में बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात
किसी प्राचीन एवं कालातीत लेखन पद्धति या लिपि में किसी लिखी चीज़ को किसी आधुनिक लिपि या अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला में परिवर्तित करके उसे जीवंत बनाया जा सकता है, मतलब कि दोबारा से उसका, जैसे ब्राह्मी लिपि से आप देखते हैं बहुत सारी लिपियाँ बनी हैं। दूसरी बात, IPA या किसी अन्य वैज्ञानिक लिपि में लिखित चीज़ को किसी प्रचलित या व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन ताकि उसे आसानी से समझा जा सके, कई प्रकार का इसका उपयोगिता है। तीसरी बात, किसी व्यवहारिक लिपि में लिखी चीज़ को IPA या किसी अन्य मानक वैज्ञानिक लिपि में परिवर्तन करें ताकि लोग उस शब्द का सही उच्चारण समझ सकें, ठीक है। या एक व्यवहारिक लिपि से दूसरी व्यवहारिक लिपि में परिवर्तन अपनी लिपि की सहायता से दूसरी भाषा सीखी जा सकती है। तो ये कई प्रकार के इससे उपयोग है, इसका लाभ है। लिप्यांतरण का प्रयोग कभी कभी साधारण कोड लेखन के लिए भी किया जाता है। किसी एक भाषा में लिखते समय किसी दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए भी किया जाता है। तो ये सब लिप्यांतरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। खंड ब जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 200 शब्दों की अगर मैं आपको बताऊं तो 200 शब्द लगभग आपका 2 से 3 पेज हो जाता है। 2 पेज या 3 पेज, आप 3 पेज लिखिएगा तो 200 शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका आ गया, पहला प्रश्न है, अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुवाद की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्व के बारे में डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी कहते हैं कि अनुवाद प्रविधि में देश और जाति के आत्मविचार का भाव जो होता है वो एक प्रकार से समाहित होता है, निहित होता है। जहां हम अन्य देशों से लेना चाहते हैं वहीं खास करके कुछ ना कुछ देना भी चाहते हैं। आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए अनुवाद जरूरी होता है और अनुवाद के द्वारा ही आप देखिएगा तमाम सारे देशों के विचार, उनके अनुसंधान, तमाम प्रकार के कार्य, राजनीतिक हलचल, सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराएं ये प्राप्त हो पाती है एक देश से कि दूसरे देश को, ठीक है। तो ये अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही हो सका है, ठीक है। और किसी भी क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अनुवाद बहुत उपयोगी और आवश्यक होता है और इसके कई सारे एक प्रकार से उपयोगिता है। आइए उनके महत्व और उपयोगिता को समझने के लिए मैं पॉइंट का सहारा लूँगा। पहला पॉइंट ये है अनुवाद की आवश्यकता और महत्व के में आप लिख सकते हैं। पहली बात है कि अनुवाद जो होता है एक पुल का काम करता है। अनुवाद एक सेतु है जिसके माध्यम से हम विश्व साहित्य के बारे में जान सकते हैं, संस्कृति के बारे में, विश्व की संसार की राजनीति के बारे में, सभी धर्मों के बारे में, दर्शन के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, इन सभी परंपरा को एक प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं, व्यापक बना सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो अनुवाद की ये आवश्यकता है और महत्व है। दूसरा आवश्यकता और महत्व ये है कि आज जिन परिस्थितियों में हम लोग जी रहे हैं उनमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कहाँ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। अन्य देशों और जातियों के विचारों को जानना चाहते हैं हम, अनुसंधान को जानने के लिए अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उपयोगिता और महत्व है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि विश्व ही नहीं वरन अपने देश की प्राचीन जो संस्कृति रही है साहित्यिक, उसकी जो धरोहर के रूप में रही है उसको जानने के लिए अन्य स्वदेशी भाषाओं में आज क्या लिखा जा रहा है, ज्ञान भी हमें अनुवाद के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो ये सारे उपयोगिता ही तो है। चौथा उपयोगिता एवं महत्व अनुवाद का ये है कि विभिन्न देश प्रदेशों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, विचारों के। पांचवा महत्व ये है कि अनुवाद एक वातायन है, यानी एक खिड़की है जिसके बाहर की वायु और प्रकाश, मतलब जिसके बाहर वायु है और प्रकाश जो है वो भीतर आते हैं, मतलब जिसके बाहर की वायु और प्रकाश जो है वो भीतर आते हैं और जिसके माध्यम से हम बाहर के संपूर्ण परिदृश्य के रंग, रूप और प्रकाश का, मतलब उसके आकार का, कार्य व्यापार को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, किसी विदेशी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। ये सब अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही हो पाया है। और छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अनुवाद जो होता है किसी अन्य भाषा की शिक्षा पाने और देने का प्रथम सम्मान होता है। सातवीं बात यह है कि अनुवाद हमारी बौद्धिक और आत्मिक जिज्ञासा, चेतना, मतलब कि सजगता और व्यापकता का एक प्रमुख लक्षण और प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा अनुवाद से लक्ष्य भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है निरंतर, और ये वृद्धि होती चली जाती लगातार। नए नए विषयों के बारे में जानते हैं, नए नए शैलियों के बारे में जानते हैं, नए नए शब्द आते हैं। तो ये सब अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया। तो ये इसका आवश्यकता और महत्व है।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। मशीनी अनुवाद क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मशीनी अनुवाद का मतलब होता है, मशीन अनुवाद एक भाषा से दूसरी अन्य भाषा में अनुवाद करने के कार्य को हम खास करके अनुवाद कहते हैं। और मशीनी अनुवाद का प्रयोग कंप्यूटर अनुवाद के लिए किया जाता है। कंप्यूटर अनुवाद, कंप्यूटर से किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है, जिसमें किसी पाठ या वाक्य का एक प्राकृतिक भाषा से दूसरी प्राकृतिक भाषा में स्वचालित अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में अनुसंधान की शुरुआत जो हुई 1950 ईस्वी के बाद से शुरू होती है, और इसके बाद से विश्व स्तर पर भाषा वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने तमाम भाषाओं के लिए मशीनी अनुवाद के क्षेत्र को विकसित किया, डेवलप किया। और इसके साथ ही साथ आप देखिएगा उनके मूल्यांकन के लिए तमाम प्रकार की पद्धतियों का भी विकास किया गया। तो मशीनी अनुवाद ये होता है आपका। मशीनी अनुवाद का अर्थ है कि मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही मशीनी अनुवाद करता है। यंत्र के माध्यम से किसी, तो उसको हम मशीनी अनुवाद बोलेंगे। अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं सर्वस्वीकृत हैं। पहला तो विश्लेषण, दूसरा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। मशीनी अनुवाद में ये तीनों प्रक्रियाएं कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न होती हैं, और ये प्रक्रियाएं पाठ का विश्लेषण करती हैं। अंतर्वर्ती प्रक्रिया यानी कि अंतरण और प्रजनन यानी कि समायोजन करती हैं। तो मशीनी अनुवाद की सार्थकता इसी में है कि मशीन के लिए अनुवाद कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उससे मशीन सरलतापूर्वक और अच्छी गुणवत्ता यानी क्वालिटी वाला अनुवाद कर सके। मशीन जो है, तो ये मशीनी अनुवाद होता है। आप देखते हैं गूगल ट्रांसलेटर जो है ये मशीनी अनुवाद ही है। आप किसी भी भाषा में लिखो तो आपको जो है, किसी भाषा में आप हिंदी में लिखो कोई चीज़ और आप चाहो कि हमको अरबी में वही चीज़ पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हो गूगल ट्रांसलेटर ऐप के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकारों की अगर बात की जाए तो कई प्रकार के अनुवाद होते हैं विषय वस्तु के आधार पर। मुख्य रूप से 6 प्रकार के अनुवाद होते हैं विषय वस्तु के आधार पर। पहला जो अनुवाद है वो है साहित्य का अनुवाद। ठीक है, साहित्य का अनुवाद। साहित्य अनुवाद की बात की जाए तो अनुवाद में एक पक्ष साहित्यिक अनुवाद का भी होता है। कला और साहित्य किसी भी समाज की पहचान बनाते हैं और किसी भी देश और समाज को जानने के लिए वहाँ के साहित्य को पढ़ना और परखना जरूरी होता है, तभी वहाँ के देश और वहाँ के समाज के बारे में आप जान पाएंगे। तो सबसे पहला बात साहित्यिक अनुवाद या साहित्य अनुवाद। ठीक है, दूसरा आपका अनुवाद होता है कार्यालयीय अनुवाद। कार्यालय अनुवाद का मतलब होता है प्रशासनिक पत्राचार या कामकाज का जो अनुवाद होता है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, स्वतंत्रता के बाद में संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाने का संकल्प लिया, तो कुछ राजनीतिक और सामाजिक दुविधाओं के चलते वह आज तक जो है कार्यरूप नहीं ले सका हिंदी, मतलब कार्यालय हिंदी का। और आज राजभाषा के विषय पर भारत में द्विभाषिक नीति लागू है। जिस अंग्रेजी को संविधान ने 10 साल में राजभाषा के रूप में पदच्युत करने का प्रारूप दिया था, वह आज भी अपने पद पर किंचित भिन्न रूप से डटी हुई है। अंग्रेजी और हिंदी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं हिंदी को लेकर के आए दिनों विवाद होते रहते हैं। तो कार्यालयीय अनुवाद की अगर बात करें तो कार्यालय में जो यानी ऑफिस वगैरह में जो अनुवाद होता है वो अनुवाद होता है सरकारी ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तीसरा अनुवाद होता है विधिक अनुवाद। विधिक अनुवाद मतलब होता है कानून से रिलेटेड अनुवाद। न्यायपालिका संविधान में वर्णित जो लोकतंत्र है उसके 3 स्तंभों में से एक है। समाचार पत्रों में न्याय और उनसे जुड़ी प्रक्रिया से संबंधित अनेक समाचार होते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संकल्प के बावजूद उच्च न्यायालय का सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होता है। सारे निर्णय जो है अभिलेख अंग्रेजी में ही होते हैं। न्यायालय की कार्रवाई भी अंग्रेजी में ही संपन्न होती है। तो ये सब होता है विधिक अनुवाद। ठीक है, चौथा जो अनुवाद का प्रकार है वो है आशु अनुवाद। आशु अनुवाद जो होता है एक रोचक प्रक्रिया होती है और अंग्रेजी में समान रूप से इसे खास करके क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं आशु अनुवाद को। जब कोई एक ऐसा राजनेता देश में आता है जिसे अंग्रेजी भी ना आती हो और हमारे देश के राजनेताओं के साथ उनकी वार्ता यानी इंटरप्रेटेटर की सहायता से ही संभव हो पाती है,
तो खास करके एक व्यक्ति इंटरप्रेटेटर होता है, और इंटरप्रेटेटर वह व्यक्ति होता है जो आगंतुक की भाषा का एक तुरंत और सरल अनुवाद मौखिक रूप से हमारे राजनेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। मतलब एक मैक में बोलेंगे राजनेता और दूसरी मैक में बगल में वो बोलेगा उनकी स्थानीय भाषा में, जो जिस भाषा में अनुवाद करना होता है। तो हमारे राजनेता की भाषा का आगंतुक राजनेता के सम्मुख वह एक ऐसा भाषिक मध्यस्थ है जिस पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वार्ता को तकनीकी रूप से 100% सही संभव बनाया जाए। कोई बात नेता कह रहे हैं तो वही सेम बात जो होता है वो अपनी भाषा में कहता है, ठीक है, वही एग्रेशन और वही भावों के साथ। क्लियर? तो यानी कि तुरंत का तुरंत अनुवाद हो जाना, सॉरी, ये होता है आपका आंसू अनुवाद। आंसू अनुवाद का सीधा सा मतलब होता है कि तुरंत अनुवाद होना और मौखिक अनुवाद एक प्रकार से, ठीक है। पांचवा जो अनुवाद का प्रकार है वो है वैज्ञानिक या तकनीकी अनुवाद। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद की बात किए तो आप देखते हैं विज्ञान और तकनीकी का युग है आज का युग, भौतिकवादी समाज है, विज्ञान की बहुआयामी विकास हो रहे लगातार, जीवन की गतिविधियां आप देखिए लगातार बदल रही हैं। और आप देखिएगा समाचार पत्रों में विज्ञान और तकनीकी संबंधित गतिविधियों के कई समाचार पत्र होते हैं, उनके लिए आवश्यक होता है कि अनुवादक पत्रकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की पर्याप्त जानकारी हो, जिसके अभाव में अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है और विचित्र हो जाता है। अगर परिभाषित शब्दावलियों को ज्ञान नहीं है तो एक प्रकार से अनुवाद अच्छे तरीके से नहीं होता है। कभी कभी आप जब मशीनी अनुवाद करते हैं तो उसमें बहुत गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो आप देखिए कभी कभी कोई चीज़ आप दूसरा लिखेंगे और उसका अर्थ दूसरा निकलेगा। छठा अनुवाद होता है वाणिज्यिक अनुवाद। वाणिज्यिक अनुवाद में जो क्षेत्र व्यापार से रिलेटेड होता है उसमें अनुवाद होता है। बैंकिंग व्यवसाय का अनुवाद हो गया, इसी में शामिल है। तो सभी को ज्ञात है कि भाई संपूर्ण विश्व की संचालक शक्ति या पूंजी हो चली है और भूमंडलीकरण और विश्वग्राम जैसी उत्तर आधुनिक अवधारणाएं प्रकारांत से इसी के इर्द गिर्द घूमती रही हैं वाणिज्यिक अनुवाद के। तो ये भी ज़रूरी है। तो एक प्रकार से ये विषय वस्तु के आधार पर अनुवाद के प्रकार हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई? अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है भाई। चौथा नंबर प्रश्न है कोषों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कोष कितने प्रकार के होते हैं? जो कोष मैंने आपको बताया था जैसे शब्दकोश वगैरह, शब्दकोश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? शब्दकोश मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्ति कोश, दूसरा होता है पुस्तक कोश और तीसरा होता है भाषा कोश, ठीक है। तो जो व्यक्ति कोश होता है ये क्या होता है? तो जब किसी एक व्यक्ति के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को आधार बना करके कोश का निर्माण किया जाता है तो वह कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे कि शेक्सपियर की किसी रचना से कोश तैयार किया जाए, या तुलसीदास जी की रचना से तैयार किया जाए, या जयशंकर प्रसाद के या महादेवी वर्मा जी से कोश तैयार किया जाए, तो ये व्यक्ति कोश होता है। दूसरा वो कोश होता है जिसको बोलते हैं पुस्तक कोश। पुस्तक कोश उस कोश को कहते हैं मेरे भैया जिसमें किसी एक ग्रंथ के प्रयुक्त शब्दों के आधार पर कोश का निर्माण किया जाता है कि भाई इस ग्रंथ में चीज़ लिखी, उसके आधार पर हम कोश का निर्माण करते हैं। जैसे रामचरितमानस से ले लिया गया, साकेत से, या अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है उससे ले लिया गया, इन सभी से कोशों का निर्माण होता है। तो ये एक तो ये हो गया, ठीक है, पुस्तक कोश। और जो तीसरा कोश है वो कौन सा कोश है भाई? तीसरा कोश है आपका भाषा कोश। कौन सा कोश है? भाषा कोश। भाषा कोश एक भाषा का हो सकता है और एक से अधिक भाषाओं का भी भाषा कोश हो सकता है। एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश कहते हैं। जैसे हिंदी और हिंदी, या अंग्रेजी और अंग्रेजी शब्दकोश जो होता है वो एक भाषिक कोश होता है। और इसी प्रकार द्विभाषिक कोश भी होता है जिसमें 2 भाषाएं होती हैं खास करके, जैसे हिंदी और अंग्रेजी, या अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी। तो एक प्रकार से ये होता है भाषा कोश, ठीक है। तो व्यक्ति कोश, पुस्तक कोश, यानी कि एक प्रकार से पुस्तक कोश, और क्या हो गया आपका भाषा कोश। ये 3 प्रकार के कोश होते हैं। कौन कौन से भाई? पुस्तक कोश, व्यक्ति कोश और भाषा कोश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है भाई? सभी लोग देखिएगा। 5वां प्रश्न आपका अनुवाद में पुनरीक्षक के अपेक्षित गुणों का वर्णन कीजिए। यानी पुनरीक्षक करते समय, या पुनरीक्षक जो एक प्रकार से पुनरीक्षण करता है, अनुवाद को जांचता परखता है, क्या गलतियां रहेगी उसको समझता है संशोधन करने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि अनुवादक में पुनरीक्षक के अपेक्षित गुण जो है वो बताएं कि क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक पुनरीक्षक की। तो आइए चर्चा करते हैं भाई।
पुनरीक्षक के कई सारे गुण होने चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से गुण की आवश्यकता होती है उसको भाई आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं सभी लोग। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें इन चीज़ों को। ठीक है, चर्चा करने का प्रयास किया जाए भाई। तो अनुवाद में पुनरीक्षक के जो गुण होते हैं उनमें पहला गुण है आपका, पुनरीक्षक को सजग एवं सचेत होना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब तक वो सजग नहीं होगा, सचेत नहीं होगा, तब तक अच्छे तरीके से वो पुनरीक्षण नहीं कर पाएगा। तो गिद्ध दृष्टि इसमें ज़रूरी होती है, यानी ईगल आई ज़रूरी होती, गिद्ध की दृष्टि होनी चाहिए पुनरीक्षक करते समय, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, सबसे पहली बात गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि सजग और सचेत होना चाहिए। दूसरी बात, पुनरीक्षण करते समय, अनुवाद को जांचते समय अनुदित सामग्री के विषय का समय ज्ञान होना चाहिए, यानी जिस भाषा में अनुवाद हुआ है उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छा पुनरीक्षण कर पाएंगे। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई सही तरीके से अनुवाद हुआ या नहीं हुआ। जो भाषा का भाव पहले था दूसरी भाषा में, वही भाषा का भाव अभी भी है, वही मतलब भाव वही है या भाव बदल गया। तो अगर आपको पता होगा अनुदित सामग्री के विषय के बारे में, सभी तरफ से सभी यानी समय ज्ञान होगा, तभी आप जान पाएंगे। तीसरा गुण होना चाहिए क्या, एक ही परिवार की सह भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों की समान जानकारी होनी चाहिए। चौथी बात ये जाननी आवश्यक होता है एक पुनरीक्षक को कि भाषा में विश्लेषण की क्षमता होनी आवश्यक होता है इसको। पांचवी बात ये इम्पोर्टेंट है कि उसे व्यापक या समान ज्ञान से युक्त होना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से पुनरीक्षक को अनुवादक का पूरा होना चाहिए, क्योंकि अनुवादक यदि हृदय यानी भाव पक्ष है तो पुनरीक्षक को मस्तिष्क या विचार पक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट गुण है इसका। छठा गुण ये होना चाहिए इसके अंदर कि पुनरीक्षक को बहुपठित यानी वेल रीड और बहुतज्ञ की आवश्यकता होती है, खूब पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता होती है। और सातवीं बात, पुनरीक्षक में सृजनात्मकता क्षमता होनी चाहिए, सृजन करने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें खास करके अद्यतन सामाजिक स्थिति और परिवर्तनों के प्रति जागरूक होना चाहिए एक पुनरीक्षक को। और पुनरीक्षक को संशोधक और संपादक यानी एडिटर की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए, अर्थात अनुवादक में मतलब उसके अनुवाद में तारतम्यता और अंतःसंबंध बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। 10वीं बात उसके अंदर ये होना चाहिए पुनरीक्षक के अंदर कि सहज बुद्धि हो, विवेकपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण हो उसका। ठीक है, और 11वीं बात ये कि भाई उसे जनजीवन को प्रभावित करने वाले जो यांत्रिक परिवर्तन है, वैज्ञानिक खोज है, औद्योगिक विकास है, इससे भी परिचित होना चाहिए। ठीक है, एक अनुवादक परीक्षक को। इसके अलावा 13वीं बात ये 12वीं बात ये है कि एक अनुवाद मतलब पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय यानी कि एक प्रकार से इम्पेटिलिटी होनी चाहिए और एक प्रकार से डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो ताकि आप एक प्रकार से क्षमता तुरंत ले सकें, मतलब आपके अंदर एक प्रकार निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप एक प्रकार से एक अच्छे पुनरीक्षक माने जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, प्रश्न दिया हुआ है भाई, प्रश्न दिया हुआ है वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिया गया है। वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो वैज्ञानिक अनुवाद की विशिष्ट विशेषताओं में खास करके आप देखिएगा, अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस प्रकार के अनुवाद में विषय वस्तु ही सर्वोपरि होती है, भाषा शैली का महत्व गौण होता है इसमें। डॉक्टर जॉनसन महोदय ने अनुवाद की बहुत ही संक्षिप्त और सटीक व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है जॉनसन महोदय ने कि एक भाषा से दूसरी भाषा में भावार्थ के अंतरण को ही अनुवाद कहते हैं, भावों का अंतरण होना चाहिए तो वो अनुवाद होता है। एक साहित्यकार के द्वारा दी गई यह व्याख्या वैज्ञानिक और तकनीकी और शास्त्रीय अनुवाद के संदर्भ में बिल्कुल इसमें ठीक उतरती है, और इस व्याख्या में केवल मूल भावों की सुरक्षा पर ही बल दिया गया है। यूनेस्को ने अनुवाद संबंधी एक प्रकाशन में इसी बात को इस ढंग से व्यक्त किया है कि तकनीकी अनुवाद का मूलभूत सिद्धांत यह है कि अनुवाद विचारों या भावों का किया जाए और शब्दों का नहीं किया जाए। और इसी प्रकाशन में एक और जगह कहा गया है
कि वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में यथार्थता और स्पष्टता सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। साहित्य में भाषाई तद्रुपता महत्वपूर्ण है। विज्ञान में विषयगत यथात्मकता चाहिए। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक अनुवाद में प्रामाणिकता और स्पष्टता, ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो सामान्यतः वैज्ञानिक साहित्य में अनुवाद में अभिव्यक्ति शैली का कोई खास स्थान नहीं होता है। अगर अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान है, लक्ष्य भाषा के सही और सहज प्रयोगों की जानकारी है, उसके पास विश्व से संबंध पर्याप्त शब्दावली उपलब्ध है, विषय से संबंधित अगर आपके पास ठीक है शब्दावली उपलब्ध है, तो खास करके अनुवाद में रुचि रखने वाले कोई भी विषय विशेषज्ञ अनुवाद कर सकते हैं। किंतु सामान्य पाठकों के लिए लिखे गए वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद करते समय शैलीगत नवीनता या शैलीगत विशेषताओं की तरह भी थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है। तो वैज्ञानिक अनुवाद में वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी अनुवाद, ये सब इसी प्रकार से होते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न, देश के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी भाषा की परिभाषित शब्दावलियाँ प्रचलित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चूँकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिभाषित शब्दावलियाँ हैं। आपको मैं बता दूं, भारत में परिभाषित शब्दावली आपसे पूछे किस भाषा में, तो भारत में जो परिभाषित शब्दावलियाँ हैं वो राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा में होती है। क्योंकि देश की स्वतंत्रता के समय राजभाषा का स्थान अंग्रेजी को प्राप्त था और आज हिंदी को यह गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो इसीलिए देश के विभिन्न राज्यों की अगर बात की जाए भाषा में परिभाषित शब्दावलियों की, तो खास करके अधिकांश राज्यों में अपनी अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। जैसे कि वहाँ का शासन राजकाज में जनता की सुविधा के लिए उसी भाषा में परिभाषित शब्दावलियाँ प्रचलित होती हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबी भाषा यानी गुरमुखी भाषा, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी के साथ साथ उर्दू, उड़िया में उड़िया, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, इसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, मराठी, और जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा उर्दू और डोगरी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असमिया, और भी अन्य अधिकांश राज्यों में राज्यवार अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलित हैं। उदाहरण स्वरूप पंजाब में भूमि के क्षेत्र के लिए रकबा, बीघा, एकड़ के स्थान में खास करके मरला, पुलिस कांस्टेबल के लिए संतरी पगड़ी को साफा और न्यायालय के लिए कचहरी इत्यादि परिभाषित शब्दावलियाँ हैं। जैसे पगड़ी को साफा हो गया, ठीक है, न्यायालय के लिए खास करके या कचहरी के लिए, इन सभी शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रकार से क्या है आपका अलग अलग देशों के जो परिभाषित शब्द हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, राज्य हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न है, पुराण कोश से क्या तात्पर्य है। पुराण कोश किसे कहते हैं भाई, तो पुराणों में एक प्रकार से आपको पता होगा पुराणों में क्या होता है, पुराणों में जानकारी होती है, खास करके वो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है। खास करके पुराणों की बात करूँ तो पुराणों से बहुत सारे शब्दों को लिया गया है हिंदी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत में लिखा है पुराण, ये बात ध्यान रखिएगा, और इसी से लिया गया है आपका ओके, पुराण से ही पुराण के जो शब्द हैं खास करके इन्हीं सभी पुराण के जो ग्रंथ हैं, ऐसे 18 पुराण हैं, उन्हीं ग्रंथों से शब्दकोश तैयार किया गया, तो उसको बोलते हैं पुराण कोश। ठीक है, पुराण शब्द जो है पुरा और अण दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना या प्राचीन, और पुरा शब्द का अर्थ है आगमन, मतलब अनागत और एवं अतीत। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, मतलब कि जो पुरातन या अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों और शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे, उसी को बोलते हैं पुराण कोश। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि 18 पुराण है, और माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना करी थी उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। और हिंदू सनातन धर्म में पुराण सृष्टि के प्रारंभ में माने गए हैं, और इसीलिए इन्हें सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेद को अपौरुषीय माना जाता है, किंतु ये बहुत बड़ी बहुत बाद की रचना है। पुराण बादों में लिखे गए हैं, वेद सबसे पहले के माने जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश की भांति पुराण को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जैसे सूर्य जो होता है अपनी किरणों से अंधकार को हटाता है, जो उजाला कर देता है, ठीक इसी प्रकार से जो है एक प्रकार से पुराण जो होते हैं वो आपकी ज्ञान रूपी किरणों से मानव के मन का अंधकार जो है वो दूर करके सत्य के प्रकाश का ज्ञान देते हैं।
और सनातन काल से ही जगत पुराणों की शिक्षाओं और नीतियों पर आधारित ही रहा है। आप देखिए श्रीमद् भगवत महापुराण है, वो उसमें सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुताप्तरे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, ठीक है। तो ये सारे के सारे श्लोक आप देखिए वहीं में पुराणों में आपको मिलेंगे, और भी तमाम सारे प्रश्न आपको मतलब कि तमाम सारे श्लोक मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पे पुराण जो कोश है इससे भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कोशों का निर्माण किया गया, शब्दकोश बनाए गए पुराण कोश से, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें समझने के लिए। अगला देखिएगा खंडसा की मैं बात करूँ तो खंडसा से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद सो उदाहरण हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थोड़ा सा ये मैं अंग्रेजी हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी का जो अनुवाद है इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा, टेंशन ना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, अनुवाद के मूल्यांकन से क्या आशय है और मूल्यांकन की अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वही अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन या संबंध में अनुवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से कई प्रश्न हैं जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं, 4 प्रश्न जिनके बारे में हमने नहीं बताया, बाकी सभी पर हमने चर्चा कर दी है। चूँकि अब समय हो रहा है तो एक प्रकार से आपका ये हो गया, और इसमें ये 4 प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। आपका एक भी प्रश्न मतलब ये दीर्घ उत्तरीय में यही प्रश्न आने वाले हैं लगभग, ठीक है, अधिकतर विश्वविद्यालयों में, और बाकी तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने ही वाले हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों को आप सर जरूर तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, और भी 1 आध 2 वीडियो में दे दूंगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।